वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि पिछले एक महीने से काफ़ी चर्चा में है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे इसमें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूज़ में क्यों है, एग्जैक्टली है क्या आईसीजे, इसका हिस्ट्री क्या है, कंपोजिशन क्या है, वर्किंग कैसे है, काम कैसे करता है, क्या आईसीजे और बाकी कोर्ट्स में कोई डिफरेंस है, देन ये जिनोसाइड क्यों न्यूज में है और जिनोसाइड के बारे में इन्होंने कुछ प्रोविजनल ऑर्डर्स पास किए एंड देन एज यूजुअल मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीजे न्यूज में क्यों है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 26 जनवरी को एक रूलिंग दिया था 2024 को, दैट वाज रिगार्डिंग जिनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल फॉर इट्स एक्शन इन गाजा। डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में थोड़ी देर के बाद में। मतलब न्यूज में किस लिए है, बिकॉज ऑफ इजराइल एंड Hamas war in Gaza area and regarding genocide allegations. Then comes the next. किस ICJ है क्या, पहले वो जानना पड़ेगा। Yes, ICJ is International Court of Justice, जिसका फोटो कुछ देर पहले आपने देखा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका सीट है हेग नेदरलैंड में। सीट कहाँ है? हेग नेदरलैंड। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकता है। एग्जैक्टली है क्या बॉडी है? इट इज़ अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये कोर्ट है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आईसीजी क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पीस पैलेस द हेग वहाँ है। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, किसका है? यूनाइटेड नेशंस। देन कम्स द नेक्स्ट। क्रिएशन क्यों किया है? ऑब्वियसली क्रिएशन उसी लिए किया है सो दैट जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वगैरह है वो पीसफुल मेजर्स से सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि वॉर हमेशा हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। आई डू एग्री कि सर्टन केसेस में वॉर्स अनअवॉइडेबल है, बट वॉर्स आर नॉट गुड फॉर एनीवन। सो बेटर वे क्या है? आप पीसफुली सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व करो। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर हिस्ट्री क्या है, कब स्टार्ट हुआ ये? 1946, 48? नहीं, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। इसके पहले भी एक कोर्ट था जिसे हम कहते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनल जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनल जस्टिस ये पहले था और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लिसन केयरफुली। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये क्या था अगर क्वेश्चन आए थे। लिसन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डेफिनेटली बहुत सारे देश चाहते थे कि लीग ऑफ नेशन तो एस्टैब्लिश आपने किया, बट उसके साथ साथ अगर आपको इश्यूज पीसफुली सॉल्व करने हैं तो कोई तो आर्बिट्रेशन, कोई तो बॉडी होनी चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होना चाहिए और 1922 से लेके 1939 तक इसने काफ़ी अच्छा काम भी किया। बट डोंट यू थिंक 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया एंड बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसके फंक्शनिंग में काफ़ी दिक्कतें आ गई। इतनी दिक्कतें कि लिटरली बाद में तो सिर्फ एक ही जज बच गया था हेग में एंड 1940 में जो ये कोर्ट था ये कोर्ट भी रिलोकेटेड किया जिनेवा में। और जुडिशियल बिजनेस कुछ रहा ही नहीं, नाइदर इलेक्शन ऑफ जजेस ना ही जुडिशियल बिजनेस। मतलब वर्चुअली कहना इसे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस काफ़ी हद तक शांत हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो शुरू था, बट डिस्पाइट द वॉर यूएसए और बाकी कंट्रीज ने सोचा कि नहीं, हमें कुछ तो करना होगा कि न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, शांति से डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए पीसफुल कंट्रीज को एक आना होगा। तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस उसे ही कंटिन्यू करो, उसमें ही चेंजेस लेके आओ, या फिर कुछ नया करना है तो नया करो। तो इसके लिए यूके में कुछ लोग एक्सपर्ट बुलाए गए और एक्सपर्ट्स ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई थी। बट लेटर ऑन इन 1946 में जब सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे 50 देश के लोग पार्टिसिपेट किए थे, इन्होंने कहा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो था वो कंटिन्यू नहीं करना है, उसके जगह पे क्या करते हैं हम? नया कोर्ट करते हैं। लिसन केयरफुली, इसके जगह पे हमने क्या कहा? नया कोर्ट करेंगे विच इज गोइंग टू बी अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हो जाएगा, जिसमें से 5 न्यूयॉर्क, तो एक अकेला है जो हेग में लोकेटेड है द नेदरलैंड्स में। मतलब इन्होंने क्या कहा कि नया बॉडी क्रिएट करना चाहिए, उसी का नाम दिया उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर फिर पीआईसी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? लिसन,
परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस आपने कब इस्टेब्लिश किया था? 1922 के आसपास। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था वो तो एडवाइजरी ओपिनियन था। नॉट ओनली दिस, जो लोग यहाँ पे मेंबर थे अब यूनाइटेड नेशंस में नहीं थे, जो यहाँ के थे मोस्ट वो यहाँ पे नहीं थे, तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द सेम नया करते ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास का पीरियड, मतलब मोस्टली डोमिनेंस किसका था? यूरोपियन पावर्स का। अभी नई नई पावर्स इवॉल्व हो रही थी, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज को इंडिपेंडेंस भी मिल रहा था। तो सभी ने सोचा एक नया ही बॉडी क्रिएट करते हैं जो यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन हो जाएगा, और उसी के वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश किया। बट प्लीज रिमेंबर, इसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया कि डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी शुड बी मेंटेन, मतलब उसे डिसॉल्व किया, मतलब कंटिन्यूटी नहीं रखी ऐसे नहीं, डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी भी कंटिन्यू रखना, ये भी डिसाइड हो गया। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर इसमें क्या क्या होता है, कैसे होगा ये, और इसका जुडिक्शन कंपलसरी होगा या एडवाइजरी होगा, जजेस इलेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद क्योंकि ये भी तो क्वेश्चंस है कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जुडिक्शन क्या होना चाहिए, जजेस अपॉइंटेड होने चाहिए या फिर इलेक्टेड होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाले गए एंड अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश हुआ द हेग पीस पैलेस में। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या इश्यू सॉर्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्ट में मेंबर्स कितने होंगे? क्लियर कर दिया कि कोर्ट में 15 जजेस होंगे। सो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आता है तो आंसर इज 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। सो उनका टर्म क्या होता है? 6/65 ईयर्स। भारत के नहीं, याद रखो, इनका टर्म होता है 9 साल का। प्लीज लिसन केयरफुली, टर्म कितना है? 9 साल का। क्या ये अपॉइंटेड होते हैं क्या? आंसर इज नो, ऑल दिस जजेस आर इलेक्टेड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जजेस कितने हैं? 15। इलेक्टेड या अपॉइंटेड? इलेक्टेड। टर्म कितना है? 9 ईयर्स। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसे इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करता है यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। अगर एग्जाम में पूछा तो मतलब ये दोनों वोटिंग करते हैं, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। प्लीज इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं, दोनों वोट करते हैं साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली, मतलब इसका वोटिंग अलग होता है, इसका वोटिंग अलग होता है। और किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगती है दोनों बॉडीज में, मतलब जनरल असेंबली में भी एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल में भी आपको मेजॉरिटी चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या वही जज फिर से री इलेक्ट हो सकता है क्या? आंसर इज यस, आंसर इज यस। बट डोंट यू थिंक, आपने कहा कि सर 9 जजेस है, सॉरी 9 साल के लिए है और 15 जजेस है। सो क्या 15 जजेस 9 साल के बाद एकदम रिटायर होते हैं क्या? नहीं। क्यों भाई? डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी भी तो रखना है, नहीं तो कोर्ट का काम ही बंद हो जाएगा एट ए टाइम नए जज। इसलिए क्या किया है, 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, मतलब हर 3 साल में 1/3 जजेस इलेक्ट होते हैं। मतलब 15 है तो 5 जजेस हर 3 साल में इलेक्ट होते हैं, मतलब उतने ही रिटायर भी होंगे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर किसी की डेथ हो गई या किसी ने रिजाइन किया तो क्या? उसके लिए भी प्रोविजन किया गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो एज सुन एज पॉसिबल जज का इलेक्शन होना चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर इलेक्शन कहाँ होता है? इलेक्शंस आर हेल्ड इन न्यूयॉर्क। अब इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सो इतना सब रट्टा मारे का अरे जरूरत नहीं। न्यूयॉर्क क्यों? बिकॉज जनरल असेंबली वहाँ है, सिक्योरिटी काउंसिल का भी ऑफिस वहाँ है, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्शन कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में ही होगा, सिंपल। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर होता कब है? एनुअल ऑटम सीजन, मतलब विंटर का सीजन जो हम सितंबर के आसपास होता है। तो फिर आप याद होगा कि सितंबर नहीं, अरे भाई एनुअल मीटिंग उसके आसपास ही होता है ना यूएन का, तो उसी मीटिंग में ये होता है। एंड जो जजेस इलेक्ट होते हैं वो अपना चार्ज कब से लेते हैं? नेक्स्ट ईयर फरवरी से चार्ज लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर फरवरी से अपना चार्ज लेते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अभी 15 जज है, अपने यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वैसे यहाँ भी होता है? यस, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नॉमेनक्लेचर यूज़ किया है। यही जजेस क्या करते हैं, इलेक्ट होने के बाद सीक्रेट बैलेट से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ
3 ईयर। एट प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स के पास प्रेसिडेंसी है और रशिया के पास वाइस प्रेसिडेंसी है। कंपोजिशन आई होप इन सिंपल लैंग्वेज इज क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज करंट अफेयर्स में तो एग्जाम में आ सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि हमने तो सुना है जजेस एडहॉक भी होता है, इसका मतलब क्या है? लिसन केयरफुली। जस्ट नाउ हमने कहा कि सर 15 जजेस होते हैं, कि कंपोजिशन क्या है 15 जजेस, बट डोंट यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस में तो 193 मेंबर्स है। अभी 193 मेंबर्स में से किसी का भी डिस्प्यूट आ सकता है, और जिस पार्टी का डिस्प्यूट है उसका कोई मेंबर इस 15 में नहीं रहेगा, तो क्या करोगे आप? से फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट केस जो हम लोग डिस्कस करने वाले आज, दैट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल। इन दोनों के बीच में केस है, बट दोनों के मेंबर्स नहीं है। यहां पे देखो आप क्लियरली दिखे यूएसए, रशिया, स्लोवाकिया, फ्रांस, मोरक्को, सोमालिया, चाइना, युगांडा, इंडिया, जमैका, जापान, लेबनान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। मतलब यहां पे ना ही साउथ अफ्रीका का कोई मेंबर जज है, ना ही इजराइल का। तो यहां पे एक प्रोविजन ऑलरेडी की गई है अंडर आर्टिकल 31 पैरा 2 एंड 3। क्या कहा गया है कि अगर किसी नेशनलिटी का आदमी कोई बेंच पे नहीं है तो एडहॉक अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, मतलब उस केस के लिए उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर फिर जजेस का नंबर बढ़ेगा? यस। से फॉर एग्जांपल अभी इस केस में कितना होगा? दोनों के नहीं है, तो 15 + 2 इट विल बी 17। बट इज इट नेसेसरी वो 17 ही होगा? नहीं, प्लीज ये याद रखना। क्यों? क्योंकि सपोज एक पार्टी का मेंबर है और एक का नहीं है, तो किसी को डबल मिलेगा क्या रिप्रेजेंटेशन? नहीं। तो उस केस में ये कितना होगा? सिर्फ 1 होगा, मतलब ये हो जाएगा 16। बट डोंट यू थिंक देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पार्टी ज्यादा होगी तो 17 ही नंबर होगा, ऐसा कुछ थियोरेटिकली आप बोल नहीं सकते, ये उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब नॉर्मल कंपोजिशन कितना है? 15 मेंबर्स का। एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं क्या? यस, फॉर दैट पर्टिकुलर केस उनको सेम प्रोसीजर से जाना पड़ेगा जो नॉर्मल जजेस का होता है, एंड दे विल हैव कंप्लीट इक्वालिटी विद देयर कलीग्स। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर काम कैसे करता है, कौन कौन से काम करता है? लिसन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास 2 टाइप के केसेस आते हैं, एक डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स और दूसरा एडवाइजरी ओपिनियन। दोनों देखते हैं कौन कौन से केसेस आते हैं। मैंने कहा 2 टाइप के केसेस आते हैं, एक है कि जो स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मैरीटाइम हो सकता है, एनीथिंग एल्स हो सकता है, तो 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में झगड़े आ सकते हैं। यस, तो ऐसे इश्यूज भी क्या रहेंगे इसमें? कौन हो सकता है, कौन डिस्प्यूट ले आके आ सकता है? लिसन केयरफुली, यहाँ पे सिर्फ जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स है या पार्टीज है स्टैट्यूट के, वही केसेस लेके आ सकते हैं। कोई और भी हो सकता है क्या? यस, इसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर एडवाइजरी ओपिनियन क्या है? एडवाइजरी ओपिनियन मतलब यूनाइटेड नेशंस और उसके बहुत सारी बॉडीज भी हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस को या उसकी किसी बॉडीज को किसी इश्यूज पे, लीगल मैटर्स पे एडवाइस चाहिए, तो वो किससे एडवाइस ले सकते हैं? ऑब्वियसली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। जाहिर है वो एडवाइस बाइंडिंग होगी क्या? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट एडवाइजरी। बट स्टेट्स के बीच में जो लीगल डिस्प्यूट होता है वहां पे जजमेंट बाइंडिंग होगा क्या? आंसर इज यस। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया? कौन से लैंग्वेज में चलेगा ये सब? इट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर क्या हम जा सकते हैं क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करने के लिए? आंसर इज नो। ओनली स्टेट्स आर एलिजिबल टू फाइल द केस। स्टेट्स मतलब कंट्रीज, मतलब कौन जा सकता है? सिर्फ स्टेट्स या कंट्री, देश ही सिर्फ जा सकते हैं। एट प्रेजेंट कितने हैं? यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर, ये उनके पास केस फाइल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिविजुअल से कोई केस नहीं लेता, उसको कोई एप्लीकेशन नहीं, मतलब कोई इंडिविजुअल अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट करता है या एनजीओ करता है तो इसके बारे में वो आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकता रिगार्डिंग नेशनल अथॉरिटी। आई होप क्लियर हुआ है। मतलब सबमिट कौन करेगा केस? ओनली स्टेट्स आर एलिजिबल। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ साथ हमने बाकी भी कोर्ट सुने हैं,
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड एंड सो ऑन, तो सभी सेम है क्या? आंसर इज नो। प्लीज़ याद रखना, एग्जाम में आया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशंस के 6 इंपॉर्टेंट बॉडी में से एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, एंड इसका कोई जुरिडिक्शन इंडिविजुअल पे नहीं है, ये इंडिविजुअल्स को ट्राई नहीं करता। वेयरएज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वगैरह जो है वो इंडिविजुअल्स को भी ट्राई कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस तो क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या सर कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होता है क्या? आंसर इज यस। कोर्ट के डिसीजन एज पर आर्टिकल 94 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर सभी पार्टी के ऊपर वो बाइंडिंग होते हैं, एंड जजमेंट्स आर फाइनल, प्लीज लिसन केयरफुली, एंड विदाउट अपील। मतलब एक बार उन्होंने वो जजमेंट दिया तो फाइनल होगा, उसमें कोई अपील नहीं हो सकता। देन यू मे से कि सर सपोज इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन प्रोविजन, की कुछ प्रोविजन हमें नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पे उन्होंने पॉसिबिलिटी दी है क्या कि अगर आपको कहीं इंटरप्रिटेशन में इश्यू आता है तो आप वो क्वेश्चन कोर्ट को के सामने रख सकते हैं, और वहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ नया एविडेंस या कोई डिसिसिव फैक्टर है तो आप रिवीजन के लिए भी कोर्ट को बोल सकते हैं कि भाई जजमेंट को रिवाइज करो। रिगार्डिंग एडवाइजरी ओपिनियन एज आई सेड कि वो कौन एक्सेप्ट करेगा? यूनाइटेड नेशंस और उनके ऑर्गन्स। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर रिसेंटली तो जिनोसाइड का मैटर चल रहा है, आईसीजे ने जो आपने आज डिस्कस कर रहे हैं वीडियो, इट्स रिगार्डिंग जिनोसाइड। तो ये आईसीजे का जो रूलिंग है ऑन जिनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल फॉर इट्स एक्शन इन गाजा एग्जैक्टली क्या है? इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। नाउ इजराइल हमास वॉर के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो किया है ऑलरेडी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं। नाउ ये है टोटल आपका इजराइल, बट ये है गाजा एंड ये एरिया है आपका वेस्ट बैंक। सो लास्ट ईयर क्या हुआ है, हमास ने यहाँ से इजराइल में अटैक किया है, एंड जिसमें मोर देन 1000 लोगों की जान गई है, इनोसेंट सिटीजन की। ऑब्वियसली दैट वाज एन टेरर एक्ट एंड इट हैज़ टू बी कंडेम्ड ओनली, उसमें दो राय नहीं है। बट उसके बाद इजराइल ने इनके ऊपर कार्रवाई किए, एंड कहा जाता है कि इसमें कुछ इनोसेंट सिविलियंस की भी जान गई है। आज तक कहा जाता है नंबर इज़ मोर देन 10,000। जो जख्मी हुए उनका नंबर तो मोर देन 50,000 जा सकता है, और जो बेघर हुए उनका नंबर तो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारी जगह हॉस्पिटल के ऊपर भी बॉम्बिंग हो चुकी है, मतलब बच्चे भी मारे जाने की आशंका जताई जाती है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर केस क्या है, और साउथ अफ्रीका में केस क्यों किया? साउथ अफ्रीका ने क्यों केस किया? अभी तो आपने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन के बीच में भी कौन, तो हमास कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका तो बहुत दूर है। बट डोंट यू थिंक साउथ अफ्रीका भी, डोंट यू थिंक रेसिज्म वगैरह के इशू ऑलरेडी हो चुके हैं? तो शायद वो भी एक हिस्टोरिकल रीज़न हो सकता है कि जिसके वजह से उन्होंने ये केस लिया हो, एंड दैट्स द रीज़न 26 जनवरी 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक प्रोविजनल ऑर्डर पास किया, जहां पे उन्हें इजराइल को कहा कि यू शुड टेक ऑल मेजर विद इन इट्स पावर। आपको वो सारे मेजर्स लेने चाहिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, टू प्रिवेंट द जिनोसाइडल एक्ट्स इन गाजा। बट कोर्ट ने कोई सीजफायर ऑर्डर नहीं किया है, कोर्ट ने कोई सीजफायर ऑर्डर नहीं किया, ये याद रखना, जो बहुत सारे लोगों की इच्छा थी। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर ये तो जिनोसाइड नहीं है और आपको हक नहीं है, बट कोर्ट ने यहाँ क्लियरली कहा है कि यहाँ पे फाइनल जजमेंट आने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, और कोर्ट ने ये प्रोविजनल ऑर्डर जो पास किया है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन एलिगेशन, इट इज़ ऑन द रिपोर्ट ऑफ WHO हो, रेड क्रॉस हो। इतना ही नहीं, इजराइल के कुछ मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल डिफेंस या फिर एनर्जी मिनिस्टर, जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताता हूँ कि गाज़ा में एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट किए जाएगी, फाइनल सीज। इसका मतलब क्या है? सो कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है कि जो दिखाता है कि इस डिस्प्यूट को केस में हम प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब कोर्ट ने ये बात तो क्लियरली कहा है, और कोर्ट ने कहा है कि जो भी इमरजेंसी मेजर्स है उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है।
देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जिनोसाइड क्या होता है, वो भी देखते हैं अभी। लिसन केयरफुली, आईसीजे ने यहाँ पे जिनोसाइड की डेफिनेशन क्लियरली की है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनोसाइड का जो 1948 का कन्वेंशन है, आर्टिकल 2 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन 1948, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 51 से स्टार्ट हुआ है, उसमें जिनोसाइड क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो क्या है जिनोसाइड? लिसन केयरफुली, इट इज एन एक्ट कमिटेड विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय wholly or partially a national, ethnic, racial, religious group। मतलब क्या? आपकी कोई भी कृति जिससे आप पूरी तरह से या पार्शियली किसी इथनिक ग्रुप, रेशियल ग्रुप, नेशनल ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप को आप खत्म करना चाहते हैं तो उसे जिनोसाइड कहा जाएगा। मतलब एकदम क्लियर कट डेफिनेशन दिया गया है जिनोसाइड का। और ये क्यों? बिकॉज आपको याद है 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। मतलब जिनोसाइड के बारे में इतना कार्रवाई करने के पीछे कुछ रीजन थे, कन्वेंशन आने के पीछे, ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इतना ही नहीं, उसी में आर्टिकल 3-4 में क्लियरली कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ किलिंग, मतलब आप कहोगे कि सर हमने मारा तो नहीं है, तो ये भी क्लियरली किया है कि इट इज नॉट ओनली इंक्लूड्स किलिंग। अगर आप किसी को बॉडीली हार्म करते हैं या फिर मेंटली हार्म करते हैं तो उसे भी जिनोसाइड कहा जाएगा। सो डोंट थिंक, बहुत ही क्लियर डेफिनेशन दिया है, क्योंकि नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हमने मारा थोड़ी है, वो तो जान तो नहीं चली गई। बट कोर्ट का कहना है यहाँ पे इवन आप फिजिकली भी हर्ट करते हो या मेंटली हर्ट करते हो तो उसे भी जिनोसाइड कहेंगे। इतना ही नहीं, अगर उन लोगों को आप प्रिवेंट कर रहे हैं किससे, बर्थ, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप में से बर्थ देने का आप प्रिवेंशन करते हो, मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप उनकी पीढ़ी आगे आने नहीं दे रहे, मतलब उनकी कम्युनिटी को आप डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं, तो उसी को भी उन्होंने जिनोसाइड कहा है। इतना ही नहीं, इन्फ्लिक्टिंग कंडीशंस ऑफ लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट ग्रुप फिजिकल डिस्ट्रक्शन, मतलब ग्रुप का अस्तित्व ही धोखे में लाना, इसे भी जिनोसाइड किया है। आई होप क्लियर हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 2 में ये डिफाइन किया गया है क्या, कि जिनोसाइड का मतलब आप पूरी तरह से या पार्शियली किसी नेशनल, इथनिक या रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बट सिर्फ खत्म करना मतलब किलिंग ही जिनोसाइड नहीं होगा, तो अगर आपने बॉडीली या मेंटली भी नुकसान किया तो उसे भी जिनोसाइड कहा जाएगा। इवन प्रिवेंटिंग बर्थ, इसे भी जिनोसाइड किया कहा जाएगा। सो डोंट थिंक, अगर आप हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग करते हो, हॉस्पिटल में तो बच्चे भी पैदा होते हैं, दैट इटसेल्फ मींस ये एलिगेशन भी लग सकता है कि आप बर्थ प्रिवेंट कर रहे हैं किसी ग्रुप के, तो उसे भी कहा जा सकता है। कोर्ट यहाँ पे क्लियरली कहा है यस। और ये अटेम्प्ट करना या प्लान करना या इंसाइट करना, इसे भी जिनोसाइड कहा गया। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली कहा है Israel must prevent its military from committing any genocidal acts with immediate effect। मतलब इज़राइल को अपने आर्मी को बोलना होगा कि उसे कोई ऐसा क्राइम नहीं करना चाहिए। प्लीज़ लिसन, ये प्रोविजनल ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर आने के लिए सालों लग सकते हैं, बट इमीडिएट रिलीफ कभी कभी पार्टीज मांगती है क्योंकि बहुत सारे डेंजर्स होते हैं, तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए कोर्ट प्रोविजनल रूलिंग पास करता है, जैसे इस केस में किया है। इतना ही नहीं, 16 ऑफ 17 जजेस ने क्या कहा है, इजराइल शुड टेक ऑल स्टेप्स इन इट्स पावर टू प्रिवेंट एंड पनिश पब्लिक इंसाइटमेंट टू कमिट जिनोसाइड। मतलब अगर कोई जिनोसाइड करने की कोशिश करता है या इंसाइट करता है तो उसे रोकने का भी काम इजराइल को करना चाहिए, जजेस ने, मेजॉरिटी ने कहा है, 16 आउट ऑफ 17। नॉट ओनली दिस, कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए भी आपको काम करना है एज पर द कन्वेंशन, एंड जो भी वहाँ पे जो एविडेंसेस है उसे प्रिजर्व करना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, लास्टली कोर्ट ने ये भी कहा है, जो 17 जजेस का बेंच था जिसमें 15:2 ने ये कहा है कि आप इसके ऊपर जो भी काम करेंगे, इजराइल इसके ऊपर जो भी काम करेगा उसका उन्हें रिपोर्ट सबमिट करना होगा। किसे? आईसीजी को। कितने दिन में? 1 महीने के अंदर। मतलब 1 महीने के अंदर इजराइल को उसने क्या क्या एक्शन लिए हैं उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करना होगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आप ही ने कहा था कि कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग है। यस, कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग होता है, बट डोंट यू थिंक आईसीजी के पास क्या कोई इन्फोर्समेंट विंग है? आंसर इज नो।
ऑब्वियसली उसको किसके पास जाना पड़ेगा, यूएन या फिर यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो अगर डिसीजन लेते हैं तो ही आगे काम हो सकता है। बट डोंट थिंक, हर एक स्टेट का कोई ना कोई दोस्त देश सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्त होता है जो वेटो कर सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सर ये इंटरिम रूलिंग प्रोविजनल ऑर्डर का मतलब क्या है, फिर फायदा क्या है? डोंट थिंक, इसराइल ने भी ये सारे आरोप नकारे। इसराइल का कहना है कि हमें अपना देश डिफेंस करने का पूरा अधिकार है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये केस को उतनी पावर से कॉन्टेस्ट भी किया है। मतलब इसराइल ने इस केस को उतना वैल्यू भी दिया है, बिकॉज अगर आप नहीं फॉलो करते तो इंटरनेशनल लेवल पे आपका स्टेट का इमेज भी तो खराब हो सकता है। स्टेट मतलब कंट्री, एंड दैट्स द रिलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजनल ऑर्डर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये तो क्लियर हो गया, अभी मेंस इंटरव्यू और प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? मेंस में रेगुलरली ऑप्शनल एंड जीएस में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप ये वीडियो के बाद वो तो आंसर आप क्लियरली दे सकते हैं। दूसरा जो करंट अफेयर के बेसिस पे आ सकता है या इंटरव्यू को आ सकता है, जिनोसाइड क्या होता है, जिनोसाइड का कन्वेंशन क्या है, एंड एक्सप्लेन दैट विद लेटेस्ट प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस एंड इंटरव्यू को। प्रीलिम्स को क्या क्वेश्चन आ सकता है? प्रीलिम्स को कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कोर्ट ऑफ जस्टिस? आईसीजे का सीट हेग में है क्या? आंसर आपको देना है। आईसीजे इज अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का ये मेन ऑर्गन है। तीसरा, आईसीजे इज कंपोज ऑफ 15 मेंबर्स एंड दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years टर्म, उनका टर्म 5 साल होता है। एंड चौथा, 26 जनवरी 2024 को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, प्रोविजनल ऑर्डर इन साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल केस इन गाजा स्ट्रिप। नीचे ऑप्शन दिए गए 4, अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।